प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठा मैं बस अपनी निगाहें डिस्प्ले की ओर घुमाए जा रहा था, जहां अभी तक मेरी ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। दरअसल मैं करीब 6 सालों के बाद अपने नानी के घर जा रहा हूं, जहां मुझे छुट्टियां बिताना काफी अच्छा लगता है। खैर, ट्रेन नहीं आने पर मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। तो मैं चुपचाप वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तकरीबन आधा घंटा इंतजार करने पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। मैं भी ट्रेन में एक विंडो वाली सीट पकड़कर बैठ गया और ट्रेन ठीक सुबह के 11 बजे खुल गई। अगर ट्रेन और लेट ना करे तो मैं ठीक 2 बजे तक नानी घर के स्टेशन पर उतर जाऊंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मैं 2 बजे तक उस स्टेशन पर उतर गया और रिक्शा करके नानी के घर आ गया, जहां सभी से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई, खासकर अपने मामा से मिलकर। मैं अपने मामा के काफी करीब था। अभी मैं और मामा बातें कर ही रहे थे कि तभी मामा ने कहा, विपुल, आज रात को मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तो तू भी चलेगा मेरे साथ? इस पर मैंने बिना सोचे समझे ही मामा को हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे भी मामा के साथ मछली पकड़ने में काफी अच्छा लगता था। दरअसल मेरे मामा नाव लेकर नदी में घूम घूम कर मछली पकड़ा करते थे और सुबह होते ही उन मछलियों को बाजार में बेच आते। खैर, दोपहर का खाना पीना खाने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और अंधेरा होते ही रात का खाना लेकर नदी के पास आ गए, जहां मामा ने मुझसे कहा, विपुल, तू नाव में बैठ, मैं रस्सी खोल कर आता हूँ। मामा की बात सुनकर मैं नाव में चढ़कर बैठ गया और मामा भी रस्सी खोलकर नाव में आ गए। हमारा नाव काफी छोटा था, जिसमें बस 2 लोग ही आराम से बैठ या सो सकते थे। मामा नाव को चप्पू के सहारे चलाए जा रहे थे। चलते चलते हम घाट से काफी दूर आ गए थे, मगर अभी तक हमें एक भी मछली नहीं मिली थी। जिस पर मामा ने कहा, लगता है कोई नाव अभी अभी मछली पकड़ कर गया यहाँ से, इसलिए मछली नहीं मिल रही। जिस पर मैंने कहा, तो क्या करें मामा अब? इस पर मामा ने कहा, हम लोग नाव को अभी किनारे पर लगा देते हैं और सो जाते हैं, फिर आधी रात को उठकर मछली पकड़ेंगे। ये तो सच बात थी कि मछलियां आधी रात को ही ज्यादा मिलती हैं। मामा ने नाव को किनारे ले आए और नदी के किनारे एक पेड़ से बांध दिया। वो जगह जहां अभी हम थे वो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था। रह रहकर जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी उस जगह से। देखने से तो वो जगह काफी डरावनी मालूम पड़ रही थी। जिस पर मैंने मामा से कहा, मामा, कुछ अजीब नहीं लग रहा यहाँ? जिस पर मामा ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी मैंने पूछा, मामा, आप तो रात रात भर नदी में घूमते रहते हैं ना, आपने कभी भूत भूत देखा है? जिस पर मामा ने कहा, नदी में नहीं, मगर देखा है। इतना सुनने के बाद मैं अब कहाँ चुप रहने वाला था। जिस पर मैंने मामा से कहा, आपने कहाँ देखा है और कब देखा है? इस पर मामा ने बताना शुरू किया। दरअसल आज से करीबन 4 साल पहले की बात होगी। उस दिन भी मैं शाम को ही मछली पकड़ने घर से निकल आया था, मगर उस शाम मुझे काफी सारी मछलियां मिल रही थी और ठीक रात के 10 बजे तक मैंने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली। गर्मी का मौसम होने के कारण मैंने तय किया कि जल्दी ही जाकर इन मछलियों को बाजार के दुकानदारों को बेच आता हूँ। ये तय करने के बाद है मैं अपने घर आ गया और अपनी साइकिल पर सारे मछलियों को लेकर निकल गया। उस समय हमारे गांव में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। सन्नाटा इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था
कि रात कीड़ों की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। रास्ते पर आदमी तो दूर, कोई कुत्ता तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी साइकिल भारी होने लगी और मैं अब 2 आदमियों का भार साइकिल पर महसूस करने लगा। मगर ऐसे कैसे हो सकता था? मैं तो अकेला ही जा रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे की ओर से कुछ चबाने की आवाजें आने लगी। मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल ठीक मेरे पीछे एक औरत बैठी हुई थी जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी और वो औरत मेरे थैले में से मछलियों को निकाल कर चबाई जा रही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे, जिस कारण साइकिल से मेरा डिसबैलेंस हो गया और मैं वहीं गिर गया। साइकिल से गिरते ही वो औरत हवा में उड़ने लगी और मेरे मछली से भरे थैले को लेकर जंगल के भीतर चली गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस औरत के पीछे जा सकूं, लिहाजा मैंने अपना साइकिल उठाया और काफी तेजी से घर की तरफ भागने लगा। उस दिन शायद मछलियों की वजह से ही मेरी जान बच गई, वरना उस रात वो औरत मुझे चबाती। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि वो एक पिशाचनी थी जो उस रास्ते के एक बड़े से इमली के पेड़ पर रहती है। मामा जी की आप बीती खत्म होते ही हमने रात का खाना खा लिया और नाव पर ही लेट गए। लेटते ही मामा जी के खर्राटों की आवाज ने मेरे कानों में दस्तक दिया। मैं भी अपने आप को काफी अकेला महसूस करके सोने की कोशिश करने लगा और देखते ही देखते मेरी पलकें भारी होने लगी और नींद ने मुझे भी अपने आगोश में ले लिया। फिर काफी तेज आवाज से मेरी आंख खुली तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल ठीक हमसे कुछ ही दूरी पर एक पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ था जिसका सिर उसके धड़ से अलग उसके हाथों में था। वो कटा हुआ सर बस मुझे ही देखकर जोर जोर से हंसे जा रहा था। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी वो शैतान चलकर हमारे नाव के पास आया और हमें करीब से देखने लगा। मैं किसी लाश की तरह चुपचाप नाव पर ही लेटा हुआ था। काफी देर नाव के पास खड़े रहने के बाद वो शैतान वापस से उस पेड़ पर जाकर बैठ गया और एकटक हमें घूरने लगा कि तभी सारी बातों से अचानक मामा जी उठकर बैठ गए। उन्हें देखकर वो शैतान वापस से हमारे पास आ गया और मामा जी का गला पकड़कर नाव से खींचकर ले जाने लगा। ये देखकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी मामा ने चिल्लाकर कहा, विपुल, नाव के अंदर एक पोटली में भभूत है, उस भभूत को इस शैतान के ऊपर छिड़क। मामा की इस बात को सुनकर मैं भागकर नाव के पास गया और पोटली ढूंढने लगा। वो शैतान मामा जी के गले को इतनी तेजी से दबा रहा था कि मामा जी पूरी तरह से छटपटाने लगे थे कि तभी मुझे वो पोटली मिल गई। मैंने झट से उस पोटली को खोला और उसमें से भभूत निकालकर उस शैतान के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वो शैतान हवा में धुआं हो गया। हमने भागकर नाव की रस्सी खोली और नाव लेकर अपने घाट पर आ गए। सुबह हमें पता चला कि वो आदमी एक राक्षस था जो आए दिन रात के वक्त दिख जाया करता है और मौका मिलने पर लोगों को मार देता है। गांव के कई मछुआरों को उस शैतान ने अपना शिकार बना लिया है। उस रात तो हमारी जान बच गई, लेकिन मैं और मामा जी अभी भी उस हादसे को याद करके सहम जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। घटना उस समय की है जब मैं अपने गांव में डाकिये का काम किया करता था। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन का जितना महत्व है,
उतना ही महत्व उस समय डाकिये का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो हमारे गांव में फोन हुआ करता था और ना ही बिजली। उस वक्त लोग डाकिये को काफी इज्जत दिया करते थे। साथ ही साथ डाकिये का भी उस समय काफी काम हुआ करता था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव के डाक ऑफिस में 2 डाकिया हुआ करते थे, एक मैं और एक भरत। मगर भरत की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण डाक ऑफिस का पूरा भार मेरे सर पर आ गया था। डाक ऑफिस में काफी सारी चिट्ठियां जमा होने लगी, जिस वजह से मैं काफी देर तक घर जा जाकर चिट्ठी पहुंचाने लगा। हालांकि उस समय गांव के लोग जल्दी सो जाया करते थे, मगर 2 लोगों का काम अकेले खत्म करने के बाद ही मैं डाक ऑफिस बंद करता था। उस समय मुझे डर वर नहीं लगता था, मगर मुझे कहाँ पता था कि इस घटना के बाद मैं इतना डर जाऊंगा कि मुझे इस डाकिये का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, एक दिन सुबह से ही काफी मेहनत करने के बाद मैंने काफी सारी चिट्ठियां घरों में पहुंचा दी और बाकी बचे चिट्ठियों को देखा तो उनका पता दूसरे गांव का था, मगर उन्हें आज के आज ही पहुंचाना जरूरी था। जिसके बाद मैंने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। लिहाजा मैं सारे चिट्ठियों को लेकर दूसरे गांव की तरफ चलता बना। हमारे गांव से सामपुर गांव पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता था, तो अभी मुझे काफी पैदल चलना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्यों ना रामू की दुकान पर चाय पीकर आगे चला जाए। इतना बोलते ही मैं रामू की दुकान पर चाय पीने चला गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी रामू ने कहा, क्या डाकिया साहब, आज किधर जा रहे हैं? इस पर मैंने कहा, वो मैं आज सामपुर गांव जा रहा हूं। तो सामपुर गांव का नाम सुनते ही रामू एकदम से चुप हो गया और फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, डाकिया साहब, वापस लौटते लौटते तो काफी रात हो जाएगी, तो जरा संभल कर आइएगा, क्योंकि सामपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। जिस पर मैंने रामू से कहा, ये क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है ना मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलने के बाद मैंने जल्दी से अपना चाय पिया और प्याला फेंकते हुए सामपुर गांव की तरफ चलता बना। खैर, करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद तकरीबन शाम के 5 बजे मैं सामपुर गांव पहुंचा और फटाफट से चिट्ठियों को उनके पते पर पहुंचाने लगा। सारी चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। फिर जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। उस समय रात के 8 बजना यानी काफी रात, जिस कारण सारा रास्ता वीरान सा हो गया था। खैर, मैं वहां और समय जाया ना करके अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे अपना शरीर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अमूमन मैं रात को हर वक्त अपने साथ एक टॉर्च रखता हूँ, लेकिन आज मैं अपना टॉर्च डाक ऑफिस में छोड़कर आया था, जिस कारण मैं चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते पर सन्नाटा इतना छाया हुआ था कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। एक तो काफी रात, ऊपर से इतना सुनसान रास्ते को देखकर मैंने अपनी मन ही मन में कहा, अगर कोई सवारी मिल जाए तो मैं उसी के सहारे गांव चला जाऊंगा, वैसे भी काफी थक चुका हूं। इतना बोलकर मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के आगे किनारे पर खड़े एक आदमी पर गई, जो कि एक रिक्शे के पास खड़ा था। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि ये एक रिक्शा वाला है। साथ ही साथ उस रिक्शे वाले को देखकर मुझे काफी खुशी महसूस हुई कि अब मुझे पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर तभी मेरे जहन में
एक सवाल ने दस्तक दी कि ये रिक्शा वाला इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है। इतनी रात गए तो इसे कोई सवारी भी नहीं मिलती होगी। खैर मुझे उससे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब था। तो मैं चलकर उस रिक्शे वाले के पास गया तो मुझे अपने पास आता देख उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब, आइए मैं छोड़ देता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया, वो मुझे कालपुर गांव जाना है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, हाँ हाँ बैठिए मैं ले चलता हूँ। जिसके बाद मैं उस रिक्शा वाले की रिक्शा में चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा को आगे बढ़ा लिया और हम अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण जंगलों से तरह तरह की जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता था मगर जंगली जानवरों से डरता था। खैर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, बाबू साहब आप शामपुर गांव चिट्ठी बांटने गए थे तो आपने मदन लाल को चिट्ठी क्यों नहीं दिया? जिस पर मैंने जवाब दिया, हाँ मदन लाल के नाम से तो एक चिट्ठी आई है, मगर मैं जब उसके घर देने गया तो उसके घर पर कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने आसपास से पूछा तो लोगों ने बताया कि मदन लाल की मौत कुछ दिन पहले ही हो गई है और वो अपने घर पर अकेला रहता था, जिस कारण ना तो कोई चिट्ठी लेने वाला था और ना ही मैंने दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? इस पर वो रिक्शा वाला कोई जवाब ना देकर हंसने लगा तो मैंने उससे दोबारा कुछ नहीं पूछा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ना जाने क्यों मुझे काफी तेज नींद आने लगी, वो भी इतनी कि मैं अपने पलकों को खोलकर रख तलक नहीं पा रहा था। अचानक नींद मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं रिक्शे पर बैठे बैठे ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो आगे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि रिक्शा बहुत तेजी से चल रही थी और रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं था। मतलब कि रिक्शा अपने आप ही चल रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? और तो और वो रिक्शा वाला गया तो गया कहाँ? अभी मैं ये सोचकर काफी हैरान हो ही रहा था कि तभी मुझे आवाज आई, बाबू साहब मैं वही मदन लाल हूँ। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वो रिक्शा वाला हवा में उड़ते हुए मेरे साथ चल रहा था। मगर अब उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ नजर आ रहा था और उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। अभी मैं उसे देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक काफी रफ्तार से चल रही रिक्शा एकदम से रुक गई और मेरे सामने वो रिक्शा वाला यानी कि मदन लाल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। डर इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुका था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मदन लाल की आत्मा ने कहा, आज से 6 दिन पहले मैं रात के वक्त इसी रास्ते पर रिक्शा चला रहा था। तभी अचानक एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा, जिस कारण मौके वारदात पर ही मेरी मौत हो गई। मगर ये खबर मेरे घर वाले नहीं जानते, क्योंकि मेरे घर वाले यहाँ से काफ़ी दूर दूसरे गांव में रहते हैं। और आप मेरे घर वालों के पास जाकर मेरी मौत की खबर बता देना, क्योंकि जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। इतना बोलकर मदन लाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई और मैं सीधे अपने घर चला आया और दूसरे दिन मदन लाल के घर वालों के पास जाकर पूरी बात बता दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।